कर रहे हैं उसके बाद वो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, व्हाई इज एब्सिसिक एसिड आल्सो नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है उसको हम स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं? तो you have to write the answer like this कि abscisic acid is known as stress hormone because it do certain significant changes in the plant when the plant faces some abiotic stresses in its environment। ठीक है, तो जैसे कि प्लांट जो है उसका जो हैबिटेट है वो हमेशा डायनामिक रहता है, उसमें हमेशा चेंजेस होती रहती हैं, तो प्लांट कैन फेस डिफरेंट काइंड ऑफ एबायोटिक स्ट्रेसेस इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे प्लांट जो है उसको डेफिशिएंसी फेस करनी पड़ रही है वाटर की, या फिर इफ देयर इज सम एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन द हैबिटेट, और द टेम्परेचर जो है कंडीशंस बहुत ही लो है या बहुत हाई टेम्परेचर कंडीशंस है, तो उस केस में एब्सिसिक एसिड जो है वो प्लांट जो है उसको इन एबायोटिक स्ट्रेसेस से प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, इफ देयर इज लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द हैबिटेट ऑफ द प्लांट, ठीक है, प्लांट के हैबिटेट में अगर वाटर जो है उसकी डेफिशिएंसी है, देन व्हाट दिस एब्सिसिक एसिड इज जनरली डू, तो दिस एब्सिसिक एसिड इट क्लोज द स्टोमेटा ऑफ द प्लांट स्पीशीज। लीफ के अंदर प्रेजेंट जो स्टोमेटास है उनको ये क्लोज कर देता है, और क्लोज करने के बाद जो है कहते हैं कि स्टोमेटा अगर ओपन रहेंगे तो वाटर डेफिशिएंसी है, तो मोर अमाउंट ऑफ वाटर कैन लॉस्ट फ्रॉम दीज स्टोमेटास। So when the conditions are not favorable, so they close the stomata so that excess amount of water should not be lost and wilting of the plant organs will not take place। ठीक बेटा, इसके अलावा कहते हैं कि there is one another function that it play as a plant growth inhibitor। तो if the conditions are not favorable in the habitat, ठीक है, तो ये सीड जो होता है प्लांट का और जो उसकी बड होती है उसको जर्मिनेट नहीं होने देता, तब तक नहीं जर्मिनेट होने देता जब तक कि उसका फेवरेबल टाइम नहीं आ जाता है। तो डॉर्मेंसी पीरियड जो है उसमें सीड एंड बड जो है उसको भेज देता है, एंड डॉर्मेंसी पीरियड इज द रेस्टिंग पीरियड फॉर सीड एंड बड। तो इस वजह से जो है कहते हैं कि प्लांट जो है वो सरवाइव कर पाता है, सीड की जो है बड की जो है डेथ नहीं होती है। ठीक है, तो these are the role that are associated with abscisic acid as a stress hormone। The next one is question number 8, both a short day and a long day plant can produce flowers simultaneously in a given place, explain। ठीक है, कहता है कि किस तरह से एक शॉर्ट डे प्लांट और एक लॉन्ग डे प्लांट जो है उनमें एक साथ जो है फ्लावरिंग करवाई जा सकती है एक ही जगह पर। तो देखो इसका आंसर हमने कैसे लिखना है कि इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है, तो आपको पता है कि शॉर्ट डे प्लांट्स आर दोज प्लांट्स व्हिच रिक्वायर लाइट फॉर लेसर आवर्स। ऐसे प्लांट जिनको की लाइट की रिक्वायरमेंट कुछ घंटों के लिए होती है उनको शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं, एंड दे रिक्वायर डार्क पीरियड मोर एज कंपेयर टू द लाइट पीरियड। ठीक है, whereas the long day plants are those plants which require the daylight more as compared to the dark period। ठीक है, तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर शॉर्ट डे प्लांट के लिए हम रिकमेंडेड टाइम पीरियड देखें, देन फॉर द शॉर्ट डे प्लांट्स द रिकमेंडेड टाइम पीरियड इज एक्चुअली द विंटर सीजन, क्योंकि विंटर सीजन जो है उनमें दिन छोटे रहेंगे एंड नाइट्स जो हैं वो बड़ी होती हैं। तो इन दैट सिचुएशन द शॉर्ट डे प्लांट्स दे कैन ग्रो प्रॉपरली because they receive the amount of light that much जितने की उनको required है। पर अगर लॉन्ग डे प्लांट्स की हम बात करें तो लॉन्ग डे प्लांट्स का जो फेवरेबल सीजन है वो समर सीजन रहेगा, बिकॉज समर्स के अंदर डेज जो है वो लंबे रहेंगे एंड रातें जो है नाइट्स जो है वो शॉर्ट होंगी। तो लॉन्ग डे प्लांट्स जो हैं वो समर सीजन में मैक्सिमली जो है वो ग्रो करेंगे। पर क्वेश्चन ये है कि अगर हम जो है शॉर्ट डे एंड लॉन्ग डे प्लांट्स जो है हमने एक साथ फ्लावरिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट वी जनरली डू, तो इन दैट सिचुएशन हम क्या करेंगे, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स जो है हमको ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर रखेंगे जहां पे रिलेटिव ड्यूरेशन जो है लाइट एंड डार्क पीरियड्स जो है उनकी अप्रोप्रिएट हो उनके लिए। ठीक है, तो वी कैन अप्लाई सर्टेन इन विट्रो कंडीशंस जिसके अंदर की लॉन्ग डे प्लांट जो है अगर उनको जो है हम काफी टाइम के लिए सनलाइट के अंदर रखें या फिर फ्लोरोसेंट लैंप्स के जरिए उनको काफी ज्यादा लाइट दें काफी आवर्स के लिए, तो उनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, और जो कहते हैं कि शॉर्ट डे प्लांट्स है उनको हमें नाइट पीरियड ज्यादा देना है, तो उस केस में हम उन्हें डार्क कंडीशंस के अंदर रख सकते हैं जिससे उनके अंदर फ्लावरिंग जो है वो देखी जाएगी। क्लियर बेटे, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। और उसके बाद वो कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स वुड यू यूज इफ यू आस्क्ड टू। ठीक है, इसमें से कौन सा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो है आप यूज करेंगे इन कंडीशंस के अंदर। तो फर्स्ट कंडीशन है इंड्यूस्ड रूटिंग इन अ ट्विग।
ठीक है, अगर आपके पास जो है कोई प्लांट की शूट है और आप चाहते हैं कि उस शूट की रूट्स जो हैं वो निकल आए आसानी से, तब आप उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो आप लिख लेंगे इसके सामने वी यूज्ड ऑक्सेंस। ठीक है, क्योंकि ऑक्सेंस जो है वो स्टेम कटिंग के अंदर रूट जो है उनको इंड्यूस करवाता है। सेकंड है क्विकली राइपन ऑफ फ्रूट। अगर हम चाहते हैं कि किसी फ्रूट जो है उसको हम जल्दी जल्दी राइप कर सकें, तो उस केस में वो कहता है कि हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इथिलीन को, क्योंकि इथिलीन जो है इट इज अ फ्रूट राइपनिंग हार्मोन। ठीक बेटे, सी पार्ट उसने बोला है डिले लीफ सेनेसेंस। अगर आप चाहते हैं कि प्लांट में से लीफ जो है, यंगर लीफ जो है वो जल्दी जल्दी नीचे ना गिर जाए, उनका सेनेसेंस पीरियड जो है वो लेट हो जाए और ग्रोथ पीरियड बढ़ जाए, तो उस केस में हम साइटोकिनिन्स जो है उनको इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि साइटोकिनिन्स जो है वो लीफ सेनेसेंस जो है उसको डिले कर देता है। डी पार्ट है इंड्यूस्ड ग्रोथ इन एक्सिलरी बर्ड्स। ठीक है, अगर एक्सिलरी बर्ड्स जो है उनकी ग्रोथ आप चाहते हो, एक्सिल में जो बर्ड्स लगती हैं उनकी ग्रोथ चाहते हो, यानी लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ चाहते हो, और आप चाहते हो कि मेन शूट की इतनी ग्रोथ ना हो, लेटरल शूट्स की हो या लेटरल बर्ड्स में से लेटरल शूट्स निकले, तो उस केस में हम हार्मोन यूज करेंगे जिबरेलिन्स। ठीक है बेटा, जिबरेलिन्स भी यूज कर सकते हो आप, और इसके अलावा साइटोकिनिन्स भी यूज कर सकते हो, तो साइटोकिनिन्स या जिबरेलिन्स में से कोई भी एक लिख लेंगे आप। ठीक है, ई पार्ट है बॉल्टिंग इन अ रूसेट प्लांट। ठीक है, रूसेट प्लांट ऐसे होते हैं जो कि क्लस्टर्स ऑफ ब्रांचेस या फिर क्लस्टर्स ऑफ लीफ की फॉर्म में ग्रो करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा कैबेज का जो प्लांट है उसमें क्लस्टर ऑफ लीव्स होते हैं जो इस तरह से अरेंज्ड होते हैं कि उसको एक ग्लोबुलर शेप देते हैं। तो कहते हैं कि आप अगर एक रूसेट प्लांट की लीफ जो है उसके अंदर मोर एंड मोर ग्रोथ चाहते हैं शूट्स या लीव्स की, तब आप क्या अप्लाई करोगे, तो तब आप जिबरेलिन्स अप्लाई करोगे, बिकॉज जिबरेलिन्स जो है वो रूसेट प्लांट में बॉल्टिंग का जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज करती है। बॉल्टिंग वर्ड का मतलब होता है मोर एंड मोर लीव्स या शूट्स का फॉर्मेशन, जिसे हिंदी में हम झाड़ कहते हैं। ठीक है, इंड्यूस्ड इमीडिएट स्टोमेटल क्लोजर इन लीफ। अगर आप चाहते हो कि लीफ के जो स्टोमेटा है वो एकदम से क्लोज हो जाए, अगर कंडीशंस फेवरेबल नहीं है, तो उस केस में आप हार्मोन यूज करेंगे। द नेम ऑफ द हार्मोन इज एब्सिसिक एसिड। क्लियर बेटे, तो सारे लिख लेने आपने। इंड्यूस्ड रूटिंग इन ट्विग के लिए हार्मोन इज ऑक्सिन, क्विकली राइपन ऑफ फ्रूट के लिए इथिलीन, डिले लीफ सेनेसेंस साइटोकिनिन, then induced growth in axillary bud again cytokinins and gibberellins, and then bolt or russet habit, here you can write gibberellins. Induced immediate stomatal closure in leaf, you can write ABA abscisic acid. ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर वो कहता है कि वुड आर डिफोलिएटेड प्लांट रिस्पॉन्ड टू फोटो पीरियड साइकिल बाय। ठीक है, डिफोलिएटेड प्लांट जो है क्या वो फोटो पीरियोडिक साइकिल जो है उसके प्रति रिस्पॉन्स शो करेगा या नहीं। तो आंसर में हम लिखेंगे द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटो पीरियोडिज्म इज एक्चुअली फाउंड इन द लीव्स। तो आपको बताया था कि जब भी किसी प्लांट के अंदर जो है लाइट को परसीव करना है प्लांट में, ठीक है, फोटो पीरियड को परसीव करने से रिलेटेड जो सिग्नल्स होते हैं वो प्लांट के लीफ के अंदर पहुंचते हैं। तो अगर प्लांट जो है उसके सारे लीफ ही झड़ जाएंगे, ठीक है, गिर जाएंगे, तो उस केस में कहता है कि लीफ जो है वो डिफोलिएटेड प्लांट जो है उसका लीफ ऐसे हार्मोन्स जो हैं उनको रिसीव नहीं कर पाएगा, और फोटो पीरियोडिक साइकिल जो है उसके अकॉर्डिंग जो प्लांट है वो अपनी फ्लावरिंग शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, व्हाट इज फोटो पीरियोडिज्म, वो रिस्पॉन्स या वो क्रिटिकल लाइट परसेप्शन होता है जिसपे कि प्लांट जो है वो फ्लावरिंग करता है। तो फ्लावरिंग से रिलेटेड हार्मोन का नेम है फ्लोरिजन, और फ्लोरिजन हार्मोन जो है वो प्लांट के लीफ के अंदर होता है। तो अगर एक ऐसा प्लांट है जिसके सारे लीफ जो हैं वो उससे अलग हो चुके हैं, तो फिर लीफ जो है उसमें इस तरह का कोई हार्मोन जो है वो परसीव नहीं हो पाएगा लाइट की वजह से, और इस तरह का प्लांट जो है वो फ्लावरिंग शो नहीं करेगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नाउ व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन। ठीक है, इसमें से क्या होगा अगर हम ये सारे इंसिडेंट्स करते हैं। तो फर्स्ट इंसिडेंस में उसने बोला है कि जिबरेलिक एसिड इज अप्लाई टू राइस सीडलिंग्स। अगर जिबरेलिक एसिड जो है उसको राइस की जो सीडलिंग है उसके ऊपर स्प्रे किया जाता है तो क्या होगा। तो आपको पता है कि जिबरेलिन्स जो हैं वो क्या करती हैं, शूट की इंटरनोड बढ़ा देती हैं। ठीक है, इंटरनोड को इलोंगेट कर देती हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इट विल लीड टू इंटरनोड इलोंगेशन। इंटरनोड का इलोंगेशन करेंगी और हाइट जो है वो राइस सीडलिंग की इट इंक्रीजेस। सेकंड वन इज डिवाइडिंग सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग। अगर डिवाइडिंग सेल्स जो है उनका डिफरेंशिएशन जो है वो रुक जाता है,
ठीक है। तो कहते हैं कि जब डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करना बंद कर देते हैं, जैसे लीव्स के अंदर एंड स्टेम्स के अंदर, जैसे कि प्लांट ऑर्गन्स में सच एज लीव्स एंड स्टेम विल नॉट बी फॉर्म्ड। ठीक है। तो ऑल्सो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम है, उनका भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मास ऑफ सच अनडिफरेंशिएटेड टिश्यूज इज कॉल्ड कैलिक्स। तो अगर वो कहते हैं कि जो भी मेरिस्टेमेटिक सेल है वो स्टॉप डिफरेंशिएट होना बंद कर दें, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लांट ऑर्गन्स प्लांट के अंदर नहीं बनेंगे। एक तो लीव्स का और स्टेम का फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर स्टेम के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज जाइलम एंड फ्लोएम। और जाइलम एंड फ्लोएम डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, तो फिर जाइलम एंड फ्लोएम जो है उनका भी फॉर्मेशन नहीं होगा और वो फूड एंड वाटर का कंडक्शन भी नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे मास ऑफ सेल्स आ जाएंगे, ठीक है, जो बहुत ज्यादा मेरिस्टेमेटिक होंगे नेचर में, और इसको हम कैलेक्स बोलेंगे, दैट इज CALLES। ओके बेटे। तो क्वेश्चन नंबर सी देखिए, 11th का सी पार्ट कहता है कि रॉटन फ्रूट गेट मिक्स्ड विद अनराइप फ्रूट। अगर एक स्पॉइल्ड फ्रूट या रॉटन फ्रूट जो है वो अनराइप फ्रूट्स के साथ मिक्स हो जाता है, तब क्या होता है? तो आपको पता है कि हमेशा जो रॉटन फ्रूट होता है, जो राइपन्ड फ्रूट होता है, उसमें से वॉलेटाइल प्लांट हार्मोन रिलीज होता है विच इज नोन एज इथिलीन। तो एज सोन एज दिस इथिलीन इट एंटर्स इनटू द अनराइप फ्रूट्स, जैसे ही ये इथिलीन जो है वो अनराइप फ्रूट्स के अंदर एंटर होगा, तो अनराइप फ्रूट्स भी क्या हो जाएंगे? राइपन्ड हो जाएंगे, पक जाएंगे। ठीक है। लास्ट में कहता है कि यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकिनिन टू द कल्चर मीडियम। आपने मान लो किसी प्लांट सेल जो है उसका कल्चर किया हुआ है कल्चर मीडियम में, और आप उसमें साइटोकिनिन अगर डालना भूल जाते हैं तो फिर क्या होगा? तो साइटोकिनिन का फंक्शन आपको मालूम है कि साइटोकिनिन इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। साइटोकिनिन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करते हैं। तो इफ यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकिनिन, दिस मीन्स कि कल्चर मीडियम में प्रेजेंट जो सेल है उसकी सेल डिवीजन नहीं होगी, देयर विल बी लेस सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल बी स्लो, और प्लांट की ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये चैप्टर अब हमारा कंप्लीट हो गया, और इस चैप्टर को ही हमने जो है CET एग्जाम के लिए भी चुना हुआ है। तो यू हैव टू लर्न दिस चैप्टर फॉर CET एग्जाम, और CET जो आपका पेपर है उसके अंदर रिवाइज्ड सिलेबस आएगा, तो वहां से आप कर लेंगे। क्लियर बेटे? तो अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं अपना, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर ये है। ओके बेटे, नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं अपना, और हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, दिस वन। इसके बाद हम सेल रेस्पिरेशन वाला एक चैप्टर है हमारा, प्लांट रेस्पिरेशन, वो हमारा रह जाएगा, और ब्रेन वाला एक चैप्टर है वो रह जाएगा। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। तो आप NCERT बुक जो है उसमें ये वाला चैप्टर ओपन कर लें, इसका नंबर है, हार्ट वाला जो चैप्टर है चैप्टर 18 के बाद है ये चैप्टर, किडनी वाला चैप्टर नंबर 19 है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है बेटे, इस चैप्टर में चैप्टर 19 के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं अबाउट द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, व्हाट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, दिस इज द चैप्टर इन योर NCERT बुक। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। नाउ व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन जो है उसके अंदर कौन से स्टेप्स आते हैं, किस तरह से बॉडी जो है इसमें यूरिन का फॉर्मेशन होता है, दैट कम्स अंडर दिस। तो 3 स्टेप्स आर देयर। देन द फंक्शंस ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर किडनी, तो फंक्शंस जो हैं हमारी जो किडनी ट्यूब्यूल्स के हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। देन वी हैव मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ फिल्ट्रेट, तो जो भी हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो किस तरह से बॉडी के अंदर जो है कंसेंट्रेटेड फिल्ट्रेट जो है उसके अंदर कन्वर्ट होता है, कैसे आपका यूरिन जो है वो हमेशा एक कंसेंट्रेटेड यूरिन है और उसमें लेसर अमाउंट ऑफ वाटर होता है, मोस्ट ऑफ द वाटर इज रीएब्सॉर्ब्ड बाय योर बॉडी, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। देन रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। ठीक है, आपकी किडनीज जो है वो किस तरह से जो है किडनी के जो फंक्शंस हैं वो कंट्रोल होते हैं आपके बॉडी में, that comes under regulation of kidney function. Maturation is the urge to release urine. ठीक है, तो whenever your urinary bladder it get fills with urine, तो आपका यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन जो है उसको एक टाइम पीरियड के लिए जो है वो स्टोर करके रख सकता है।
but as soon as it get fully filled with the urine, so you must have to release that urine. So urge to release urine is known as maturation. The next is role of other organs in excretion. ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन के अंदर जो ह्यूमन किडनीज है वही यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं. देयर आर सो मेनी अदर माइनर ऑर्गन्स प्रेजेंट इन योर बॉडी जिसके जरिए आपकी बॉडी में से एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो रिमूव होता है. ठीक है, तो दिस कम अंडर दिस. देन डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, तो डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको बताया जाएगा कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर्स हैं. क्लियर बेटा, व्हाट इज गिवन इन द इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में आपको ये बताया गया है कि एनिमल्स जो हैं, as there are so many metabolic activities occurs in the body of the animals like human beings. So as a result of those metabolic activities, numerous type of waste is produced. ठीक है, जैसे कि एनिमल्स जो हैं जब भी अपनी बॉडी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, उसमें कई तरह के वेस्ट जो हैं वो जनरेट होते हैं. एंड दीज वेस्ट में बी अमोनिया, this may be urea, uric acid, carbon dioxide, water, and there are different type of ions like sodium ion, potassium ion, phosphate ion, sulfate ion, chloride ions. ठीक है, तो all of these are actually the end products of the metabolic activities. So कहते हैं कि ये सारे जो हैं इनका रिमूवल जो है वो बॉडी में से रिक्वायर्ड है. ठीक है, इधर दीज सब्सटेंसेस, दीज प्रोडक्ट्स, दे मे बी partially removed from your body or they may be totally removed from your body. ये या तो आपके बॉडी में से टोटली रिमूव किए जाने चाहिए या फिर पार्शियली रिमूव होते हैं. तो इस चैप्टर के अंदर आपको बताया जाएगा अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म बाय दीज व्हिच दीज सब्सटेंसेस व्हिच आर नाइट्रोजेनियस इन नेचर, they must be removed from your body so that the poisonous condition will not generate. ठीक बेटे, तो 3 टाइप ऑफ वेस्ट जो है वो जनरली हमें नाइट्रोजेनियस वेस्ट की फॉर्म में नजर आते हैं जो एनिमल्स के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं, एक्सक्रीट किए जाते हैं. तो दीज आर द अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड. ठीक है, तो इसमें से सबसे जो टॉक्सिक वेस्ट है दैट इज अमोनिया. अमोनिया इज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. तो जितना ज्यादा टॉक्सिक होता है एक्सक्रीटरी वेस्ट, उसके रिमूवल के लिए उतने ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है. तो इसलिए वो कहते हैं कि अमोनिया जो है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म है. इसलिए एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो अमोनिया रिलीज करते हैं बिकॉज इट रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल. Okay, another very important thing is कि beside ammonia, the other type of nitrogenous waste is uric acid. Clear बेटे, तो uric acid is the least toxic form. So it is generally comes as a excretory product in case of birds and reptiles. ठीक है, birds और reptiles के excretory products जो हैं वो pellets के form में होते हैं और उनमें वो कहता है कि यूरिक एसिड रिलीज होता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की फॉर्म में बिकॉज इट्स रिमूवल रिक्वायर्ड मिनिमम लॉस ऑफ वाटर. आपने बर्ड्स को देखा हुआ है, द बर्ड्स दे जनरली टुक वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर. ठीक है, बर्ड्स हमें पानी पीते नहीं नजर आते, बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं क्योंकि उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूरिक एसिड है और यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक होती हैं और उसके रिमूवल के लिए बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट. ठीक है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स दे रिलीज वी हैव डिवाइड द एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है, एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिनोमेना. तो फर्स्ट इज नोन एज अमोनोटेलिज्म. ठीक है, अमोनोटेलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीटिंग अमोनिया. और ऐसे एनिमल्स जो अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको अमोनोटेलिक एनिमल्स कहते हैं. तो आपको बताया था कि अमोनिया इज द मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म. तो दिस मीन्स दिस अमोनिया इज एक्सक्रीटेड by generally aquatic animals. ठीक है, तो so many animals come under this like bony fishes. then उसके बाद इसके अंदर aquatic amphibians आ जाते हैं. ठीक है, aquatic insects आ जाते हैं. तो ये सारे animals जो हैं इनका excretory product जो है वो अमोनिया है. and what is another thing that is associated with ammonia, that how water is required. तो अमोनिया की एक प्रॉपर्टी है कि it is readily soluble in water. ठीक है, तो दैट्स वाई बाय द सिंपल मेथड ऑफ डिफ्यूजन दिस अमोनिया it is excreted out from the body surfaces of the animals or through gill surfaces of the fishes as ammonium ions. Clear बेटे. another thing is कि किडनी जो है इन एनिमल्स के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है by the simple method of diffusion as this ammonia is readily soluble in water. तो ये फिर जो बॉडी सरफेसेस हैं वहां से और जो गेल्स हैं वहां से इसका इजीली रिमूवल हो जाता है. किस फॉर्म में ये रिलीज होता है, तो ये अमोनिया माइंस की फॉर्म में रिलीज होता है. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, तो यू नो दैट कि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स
have specific type of adaptive features, and by virtue of that they can easily survive under terrestrial condition. So their excretory product is urea instead of ammonia. Ammonia की जगह पे इनका excretory product जो है वो यूरिया होता है, because such a large quantity of water is not present in the terrestrial conditions. ठीक है, तो फिर वाटर जो है वहां पे ठीक ठाक अमाउंट में प्रेजेंट है, इसलिए इनके अंदर जो है यूरिया जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है. एंड नेक्स्ट वन इज कि अगर हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की या फिर रेप्टाइल्स की, तो उनके केस में जो है यहाँ पे यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होती है. ठीक है, तो मैमल्स जो हैं वो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में आ जाएंगे जो कि यूरियोटेलिक एनिमल है. तो दीज यूरियोटेलिक एनिमल्स आर एक्चुअली those animals whose excretory products is urea. For example, here we have amphibians, then we have marine fishes, और इसके अलावा जो है मैमल्स आ जाते हैं जो कि यूरियोटेलिक होते हैं. ठीक है बेटा, तो कैसे ही कहते हैं कि अमोनिया जो मेटाबॉलिज्म की वजह से प्रोड्यूस होता है, दैट अमोनिया इट लेटर कन्वर्टेड इनटू यूरिया in the liver of these animals which are ureotelic animals, and later it is released into the blood. ये ब्लड के अंदर आ जाता है बाद में, और फिर ब्लड जो है उसकी फिल्ट्रेशन होती है, और उसकी फिल्ट्रेशन जो है वो किडनी के जरिए होती है. मतलब ब्लड जो है आपकी बॉडी में से किडनी के पास पहुंचता है और उसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है यूरिया, और उस ब्लड को आपकी किडनी जो है वो फिल्टर करती है, और इस तरह से आपकी बॉडी में से यूरिन के जरिए जो किडनी बनाती है यूरिया जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में एक्सक्रीट आउट होता है. ठीक है, सम अमाउंट ऑफ यूरिया इज रिटेन इन द किडनी मैट्रिक्स. कुछ यूरिया जो है वो किडनी मैट्रिक्स के अंदर ही रिटेन रहता है, सो दैट the osmolarity or osmotic pressure, desired osmotic pressure is maintained in the body of the animal. ओके बेटे, थर्ड कैटेगरी जो है एनिमल्स की वो यूरिकोटेलिक एनिमल्स की है. तो व्हाट आर दीज यूरिकोटेलिक एनिमल्स? तो कहते हैं कि देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, जैसे कि रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, या लैंड पे रहने वाले स्नेल्स हैं, या फिर कुछ इंसेक्ट्स हैं. तो ये सारे जो है रेप्टाइल, बर्ड्स, लैंड स्नेल्स और इंसेक्ट्स, ये नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो एक्सक्रीट करते हैं उसको यूरिक एसिड कहते हैं. और एंड इफ यू सी देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो देयर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट. ठीक है, तो सच टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सच एज यूरिक एसिड दे रिक्वायर मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर एक्सक्रीशन. तो अब आपको पता लग गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वी हैव थ्री टाइप ऑफ एनिमल्स. अमोनोटैलिक जो अमोनिया रिलीज करते हैं, यूरियोटैलिक जो यूरिया रिलीज करते हैं, और यूरिकोटैलिक जो यूरिक एसिड की फॉर्म में अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, यू मस्ट रिमेंबर द एग्जांपल आल्सो. अमोनोटैलिक जो एनिमल्स हैं उसके अंदर जो है फिशेस आ जाएंगी, और मोलस्कस आ जाएंगे, और इक्वेटिक एनिमल्स और इक्वेटिक इंसेक्ट्स आ जाएंगे. यूरियोटैलिक जो है उसके अंदर जो है कहते हैं कि मैमल्स आ जाती हैं, मैरीन फिशेस आ जाती हैं, और एम्फीबियंस आ जाती हैं. एंड यूरिकोटेलिक एनिमल्स जो है उसमें रेप्टाइल्स आ जाती हैं, बर्ड्स आ जाती हैं, लैंड स्नेल्स, insects. All of these are the examples of euricotelic animals. Now see the next paragraph. So I am on page number 291, paragraph 1. तो कहते हैं कि when you see the survey of the animal kingdom, you are coming in contact with so many types of excretory structures. तो अगर हम invertebrates की बात करते हैं, तो in case of invertebrates, ठीक है, the excretory structures are consist of simple tubular forms. ठीक है, सिंपल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो इनवर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिब्रेट्स, तो द कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलस ऑर्गन्स आर प्रेजेंट व्हिच आर नोन एज किडनीज. ठीक है, तो इसके अंदर जो है वर्टिब्रेट्स जो है उनमें किडनीज आर द वेल डेवलप्ड टाइप ऑफ ऑर्गन्स दैट आर मेंट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सक्रीशन, वेयर एज इन इनवर्टिब्रेट इंस्टेड ऑफ किडनीज देयर सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म्स आर प्रेजेंट. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट the excretory organs that are found in case of platyhelminths. तो अगर हम platyhelminths या flatworms की बात करते हैं, जिसका एग्जांपल है प्लेनेरिया. यू हैव आल्सो लर्नड इन क्लास 10th अबाउट प्लेनेरिया कि प्लेनेरिया की रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. ठीक है, तो platyhelminths जिनको हम flatworms कहते हैं, their excretory organs are protonephridia और flame cells. ठीक है, तो by protonephridia और flame cells these animals they generally मतलब एक्सक्रीशन करते हैं. उसके बाद वो कहते हैं कि रोटिफर्स की अगर हम बात करें, या फिर एनिलेट्स की अगर हम बात करते हैं, या सिफेलोपॉडेट्स की, जैसे कि एम्फिऑक्सिस के अंदर, तो सच टाइप ऑफ एनिमल्स, इन एनिमल्स जो है इनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडियास जो है वही जो है ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं.
ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया जो है वो नेफ्रीडिया जो है उनकी प्रीलिमिनरी फॉर्म्स हैं विच आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ टुबुलर स्ट्रक्चर। तो नॉट ओनली डूइंग एक्सक्रीशन बट आल्सो मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ आयंस इन द बॉडी। ठीक है। नेफ्रीडिया जो है वो अर्थफॉर्म्स के अंदर और एनिलिड्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं इन केस ऑफ अर्थफॉर्म्स एंड एनिलिड्स। ठीक है। देयर टुबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स आर नोन एज नेफ्रीडिया। तो नेफ्रीडिया जो है वो नाइट्रोजेनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स का रिमूवल करती हैं एंड दे आल्सो मेंटेन ऑस्मो रेगुलेशन दैट इज फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस इन योर बॉडी। ठीक है। तो दीज आर फाउंड इन केस ऑफ अर्थवॉर्म एंड एनिलिडा, मतलब फाइलम एनिलिडास के जो ऑर्गेनिज्म है उनमें नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। Then we have Malpighian tubules. So Malpighian tubules they are the excretory structures in case of insect. ठीक है। Malpighian tubules जो है वो insects के केस में excretory structures होते हैं और फॉर एग्जांपल जितने भी कॉकरोचेस हैं या जितने भी इंसेक्ट हैं उनके अंदर Malpighian tubules they are present. And these Malpighian tubules they are also playing two roles. One is excretion and another is osmoregulation. Then we have antennal glands. Antennal glands or green glands. ठीक है। तो these antennal or green glands they are generally performing excretory functions in crustaceans like prawns। ठीक है। तो फाइलम जो है कहते हैं कि अगर हम बात करते हैं प्रॉन्स की तो उनके अंदर जो है ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं और यही यहाँ पे एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन का फंक्शन परफॉर्म करती हैं। ठीक है बेटे। उसके बाद हमारे पास आ गया है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 291 पे आप देखिए ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें नजर आ रहा है। तो इफ यू सी दिस डायग्राम तो व्हाट यू सी इन ह्यूमंस द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। ठीक है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर जो है वन पेयर हमारे पास किडनीज का प्रेजेंट है एंड सी फ्रॉम दीज किडनीज वन पेयर ऑफ यूरेटर्स अराइज। ठीक है। हर एक किडनी जो है उसमें से एक पेयर जो है वो यूरेटस का अराइज होता है और उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर इज देयर। उसके बाद जो है यूरेटस जो है वो आगे जाके किसको ज्वाइन कर रहा है तो कहते हैं कि यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको ज्वाइन कर रहे हैं और यूरिनरी ब्लैडर जो है उसकी जो ओपनिंग है उसको बोला गया है यहाँ पर यूरेथ्रा। ठीक है। तो सी इन द डायग्राम आपको डायग्राम के अंदर किडनीज जो है वो नजर आ रही हैं। ठीक है। और किडनीज के बाद जो है आपको डायग्राम जो है यस ठीक है बेटा किडनीज जो है उसके बाद जो है आपको उसमें से यूरेटस अराइज होते नजर आ रहे हैं और यूरेटस जो है वो यूरिनरी ब्लैडर जो है उसको ज्वाइन करते हैं और उसकी जो ओपनिंग है उसको नेम दिया गया है यूरेथ्रा का। ठीक है बेटा किडनीज जो है वो रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन द लास्ट थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रिया। ठीक है। ये थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रिया तो आपकी जो डॉर्सल साइड है आपकी बॉडी की उसमें वो कहता है कि यहाँ पर जो है वर्टिब्रिया जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। तो दिस डॉर्सल एंड लंबर वर्टिब्रियाज आर देयर। ओके बेटे यस। तो कहता है कि उसके अंदर जो है आपके किडनीज जो है वो रेडिश ब्राउन कलर रखती हैं बीन शेप स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये आपके जो है वर्टिब्रिया के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है। एब्डोमिनल रीजन में हर एक किडनी जो है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है लेंथ में और 5 to 7 सेंटीमीटर है ब्रेड्थ में और 2 to 3 सेंटीमीटर जो है इसकी थिकनेस रहती है और इसका जो मास है या इसका जो वेट है वो 120 से लेके 170 ग्राम्स का है। क्लियर बेटे। और हर एक किडनी जो है उसको अगर आप सेंटर से देखें तो कहते हैं कि सेंटर जो है किडनी का वो एक कॉन्वेक्स इनर कॉन्केव सरफेस जो है उससे बना हुआ है और किडनी में अंदर की तरफ ये जो आपको बल्ज लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको हमने क्या बोला है हीलम बोला है। ठीक बेटे इसको हीलम का नेम दिया गया है और उसके बाद वो कहता है कि हीलम जो है उसी में से यूरेटस और ब्लड वेसल्स जो हैं वो एंटर करती हैं किडनी में और अगर हीलम जो है उसको अंदर जाके देखो तो वो एक ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और ये ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोला गया है रीनल पेल्विक्स और रीनल पेल्विक्स में से काफी सारी ब्रांचेस अराइज हो रही हैं जिसको कैलेसिस बोला गया और हर एक जो ब्रांच है उसमें से क्या निकल रहे हैं मेडुलरी पिरामिड्स निकल रहे हैं। तो जहां तक मेडुलरी पिरामिड्स जो हैं देखो हर एक मेडुलरी पिरामिड को ध्यान से देखने पर हमें उसमें ब्रश बॉर्डर सेल्स नजर आ रही हैं। ठीक है। तो इस तरह से कोनिकल मासेस हमें मेडुलरी पिरामिड्स के जो हैं वो नजर आ रहे हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं कि ये मेडुलरी पिरामिड्स जहां तक फैले हुए हैं किडनी के अंदर उस रीजन को मेडुला बोला गया है बाकी रीजन जो है उसको कॉर्टेक्स बोला गया। ठीक है बेटे। तो यहाँ तक हम करेंगे आज। अर्पणा आवाज आ रही बेटे? यस मैम। ओके बेटे यहाँ तक ही आज करेंगे
क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम है, तो आप बस यहाँ तक आज पढ़ लेना, ठीक है बेटे। तो उसके बाद ओके मैम, थैंक यू। ओके, आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग नाउ। ठीक है, आप यहाँ तक रीड कर लें, जब और बच्चे आ जाएंगे फिर हम आगे